नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात जिस व्यक्तित्व से करवाने जा रहे हैं, उनकी कहानी एक संघर्ष और समर्पण की गाथा है। उन्होंने अपने लिए एक आसान कॉरपोरेट जीवन नहीं चुना, बल्कि समाज के लिए कार्य करने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त किया है। जहां हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की सशक्तिकरण की, तो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उन्होंने किसानों को जैविक खेती का ज्ञान दिया और साथ ही गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया। उनकी यात्रा हमें यह संदेश देती है कि अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है। तो चलिए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं गांव गाड़ी के फाउंडर प्रशांत ओझा जी से। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। प्रशांत जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की, किस स्ट्रीम में की? अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की। मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से। मैंने 2004 में ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में। यस। तो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी आगे की क्या जर्नी रही? उसके बाद मैं एक कंपनी में था जहाँ पर मुझे मौका मिला ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाने का। एमबीए भी आपने किया था क्या? यस, मैंने एमबीए किया है। तो फिर मुझे जब मौका मिला तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों से, मेरा बचपन से लगाव रहा है, तो मैं उस जॉब को करने के दौरान मैंने एमबीए में एडमिशन लिया पत्राचार के द्वारा। और मेरी पढ़ाई और ग्रामीण के साथ कार्य दोनों साथ में ही चलते थे। एक बात बताइए प्रशांत जी कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करने के बाद आपने करियर विकल्प क्या क्या तलाशे और कैसे जाकर फिर फाइनली आपको गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगाने का ये जॉब मिला? मेरी रुचि ग्रामीण क्षेत्रों में बचपन से रही है, क्योंकि पिताजी बचपन से ही हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाते थे और लोगों से मिलवाते थे और उनकी समस्याएं, उनकी खुशियों को नज़दीक से देखने का मौका हम लोगों को देते थे। आपके पिताजी किस क्षेत्र में क्या थे? हमारे पिताजी कोल इंडिया में सीसीएल है यहाँ पर रामगढ़ में, वहाँ पर वो थे, सीनियर क्लर्क के रूप में पोस्टेड थे वो। ग्रामीण क्षेत्रों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे? यस। अच्छा, तो ये स्ट्रीट लाइट्स लगाने का जॉब जो आपको मिला ग्रामीण इलाके में, ये किस ग्राम में आपको मिला और कैसे मिला पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने के बाद? पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ पर एक आलोक तिवारी जी हैं, उनके संपर्क में था और उन्हीं की ये कंपनी थी। उसमें मैंने खुद से अप्रोच करके, क्योंकि मुझे ग्रामीणों के साथ समय गुजारने का एक जरिया चाहिए था, जो कि वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उस दौरान मैं संथाल परगना, गोड्डा ज़िला, साहेबगंज ज़िला, पाकुड़ ज़िला, दुमका ज़िला, देवघर ज़िला, इन सबों में ग्रामीणों के साथ एक एक महीना रहने का मुझे मौका मिला, जिससे कि मैं उनकी समस्याओं को देखा और उसको मैं पापा के साथ अपना शेयर करता था कि तो ऐसे सूत्र या प्रेरणा पिताजी ने ही दी थी ग्रामीणों को लेकर? यस। तो आगे जाकर आपको जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने का मौका मिला, तो किस प्रकार से ये काम चल रहा था और क्या क्या समस्याएं आपने देखी वहाँ के लोगों की? वहाँ की सबसे बड़ी समस्या महिलाओं में देखी मैंने स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि मैं उनको देखता था कि बराबर वो बीमार रहती थी। तो मैं उनके साथ जब वहाँ स्ट्रीट लाइट के मेरे काम चलते थे, तो मैं उस दौरान उनको कुछ समझने की कोशिश किया और ये देखा कि इनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, उस दौरान ये उतनी उसको क्या कहे कि साफ सुथरे नहीं रह पाते थे। तो आपने क्या देखा कि किस तरीके से वो रहती थी, किस तरीके से वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किस तरीके से मैनेज करती थी चीज़ों को? जब मैं वहाँ पर था तो इस दौरान मुझे कुछ महिलाओं से जो कि समाज में खुलकर बात करती थी, उनसे मुझे बात किया तो उन्होंने बताया कि उस दौरान वो सूखे हुए घास और जो लकड़ी का राख है या कोयले का, ये गोबर जो जले हुए उनके राख थे, वो यूज करते थे ताकि वो सुरक्षित उनका ये ना ब्लड जो आता है वो बाहर ना निकले।
सूख जाए, तो इससे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा और ये health होता था issues तो आते जिससे होंगे। हेल्थ इश्यूज ये आते थे उनको कि कभी उसमें कोई पूरी तरह से अगर बर्न लकड़ी नहीं है या उसमें गोईठा नहीं है जो जलाती थी वो, तो उससे उन लोगों को हेल्थ इश्यूज काफ़ी आते थे। तो उसको मैं देख करके सोचा था कि इनके बीच में कुछ करना है। और इसी दौरान मेरा MBA की पढ़ाई भी चल रही थी। मैंने MBA करने के बाद मुझे मौका मिला बेंगलोर जाने का। एक बात बताइए प्रशांत जी कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से अक्सर वार्तालाप कर पाना अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है। जो परिवार के लोग होते हैं वो वार्तालाप आपको करने नहीं देंगे ग्रामीण महिलाओं से या अपने घर की महिलाओं से, तो उस बीच उनसे बातचीत करना और उनकी जीवनी को, उनके इस पीरियड को समझ पाना, ये आपने कैसे किया? ये मैं उनके साथ जाता था तो मैं 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन उनके साथ इस तरह का व्यवहार में मैं रहता था कि जिससे कि उनको लगे कि ये अपने बीच का है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर बात होती थी तो ये समझिए कि गांव वाले थे जो कि शिक्षित नहीं थे, वो हमको इस तरह का व्यवहार करते थे उस दौरान अगर कुछ भी उनको लग जाए, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि कोई आएगा और उनके लिए काम करेगा और उनके जीवन में बदलाव के लिए काम करेगा। तो वो इस तरह का व्यवहार करते थे कि जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। और मारने पीटने मारने पर कर उतर तो जाते ये तो होंगे। बहुत मतलब कि उनके लिए आम बात थी। कभी कभी कॉलर पकड़ लेना, गाली दे देना, ये सब उन लोगों ने मैं बर्दाश्त किया हूँ बहुत तो सी। इसको कैसे आपने झेला या कैसे आप इसको सामना करते हुए उनकी जीवनी पे आपने इंटरफेयर किया या उनकी जीवनी में आपने इसको मदद की? क्योंकि अगर कोई बड़ा मिशन लेकर के, मुझे ये पिताजी ने बताया था कि कोई अगर बड़ा काम कर रहे हैं तो ये सब बाधाएं आएंगी ही, क्योंकि लोगों को ये भी पसंद नहीं है कि उनके ही जीवन में कोई बदलाव करे। और ऐसा वो सोच भी नहीं सकते हैं कि समाज का कोई आदमी आ करके और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि उनके लिए उसके लिए नया है, वहाँ पर वो महिलाओं के और किसानों के जीवन में बदलाव के लिए निस्वार्थ काम करेगा। तो एक तो महिलाओं को लेकर आपने एक समस्या देखी कि महिलाएं जब अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैं तो वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ इश्यूज हो रही हैं। दूसरी, आपने किसानों को लेकर ऐसी क्या समस्या देखी जिसके लिए आप अग्रसर हुए? किसानों को मैं जब ये कार्य कर रहा था महिलाओं के साथ, उसी दौरान मैंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के हेड श्री सिद्धार्थ जायसवाल जी के संपर्क में आया था 2018 में। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि महिलाओं के साथ साथ, क्योंकि जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ काम कर रहा हूँ तो किसानों के साथ भी कार्य करूँ, क्योंकि आज किसान जो है केमिकल यूज़ करके, जो कि खुद एक उत्पादक हैं, वो खुद ही एक बाज़ार बन गए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। तो उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं। जो किसान एक बीज लगाता है और उसको 1000 दाने मिलते हैं, उसको वो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी वो नुकसान में है। तो ऐसा क्यों? तो ये मैंने जब अपना साइकिल रिसर्च करके देख रहा था, समझ रहा था, तो इसमें मैं देखा कि वो खुद एक बाज़ार बन गए हैं। वो खुद एक बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कीटनाशक जो बेच रहे हैं, खाद बेच रहे हैं, रासायनिक जो भी ये है कीटनाशक है, उन सब के लिए वो खुद एक बाज़ार बन गए हैं। तो जो खुद एक बाज़ार है वो उत्पादक कैसे हो सकता है? जो खुद एक उपभोक्ता बन गया है तो वो उत्पादक हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने जायसवाल सर के मार्गदर्शन में ये कार्य किया। शुरुआती फेज में जब आपने महिलाओं की ये समस्या देखी तो शुरुआती फेज में आपने महिलाओं की किस प्रकार से मदद की और किसानों की किस प्रकार से मदद की? पहले हम चर्चा करेंगे महिलाओं की। महिलाओं को मदद करने के लिए पहले मैं लोगों से, जहाँ पर समाज के जो अच्छे वर्ग हैं जिनके घर में पुराने कपड़े अलमीरा की शोभा बनती है, उनके पास मैं जा कर के कहता था कि आपके पास जो सरप्लस कपड़े हैं वो आप मुझे दे दें, मैं पुराने हैं गंदे हैं वो भी आप मुझे दे दें। मैं उसको पूरे हाइजीनिक तरीके से वॉश करके, खुद से साफ करते थे? जी, पूरे हाइजीनिक तरीके से और सन ड्राई करा करके डिटॉल से उसको बहुत अच्छे तरीके से ये करके उसके बाद फिर उस पर आयरन मैं खुद से करता था, क्योंकि बहुत संसाधन की मेरे पास अनुपलब्धता थी, संसाधन से मैं मजबूत नहीं था। तो मैं इसलिए लोगों से मदद ही ले सकता था कि श्रमदान तो अब किन्होंने किया नहीं उस वक्त,
तो वो श्रमदान मैं खुद ही करता तो था। आपने अपने ही घर से जो कटे पुराने या फटे हुए कपड़े थे जी, उसको आपने साफ सुथरा कर कर आयरनिंग करके हाइजीन और सैनिटाइज करके अच्छे से, उसके तो बाद उसका आपने उसको कैसे महिलाओं को प्रदान किया? उसका मैं उसको जो भी अच्छे कपड़े रहते थे उसको एक शेप में काट लेता था। उसके बाद जो कपड़े यूज में ना रहते थे, टुकड़े रहते थे, उसको उसके अंदर भर करके और उसको फोल्ड करता था और उसको फोल्ड करके वो ले जा करके महिलाओं को देता था। तो जब मैं देने तो एक आदमी अगर इस तरीके का प्रयास करे महिलाओं के हाइजीन के लिए, तो उनके परिवार के जो पुरुष होंगे वो कैसे रिएक्ट करते थे? मुझे उतनी मेहनत कपड़े मांगने में या उसको हाइजीनिक तरीके से प्रोसेस करने में नहीं लगती थी, जितनी मेहनत की महिलाओं को वो ले जा कर के देने में और उनसे वो बात करने में। क्योंकि महिलाएं तो वो तो आज के थोड़ी जानकार हो गई, महिलाएं अवेयर हो गई, मगर जब हमारा शुरुआती 2011-12 में हम लोग ये सब काम करते थे तो वो उतना खुल के आ भी नहीं पाते, तो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत लगता था। क्योंकि समाज की जो कुछ महिलाएं जो कि आगे रहती थी उन लोगों से मदद लेते थे, उन लोगों को बताते थे, समझाते थे, अपना जो हमने पूर्व में काम किया उसका वीडियो दिखाते थे, जहाँ पर किसी पुराने जगह पर क्या कुछ चैलेंजेस फेस किए आपने इस दौरान उनके परिवार से या खुद उनकी साइड से? सबसे बड़ी परिवार से कि मतलब कि उसको तो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने दर्द को, मुझे एक बहुत अच्छी आदत है क्योंकि मैं बहुत, मेरे साथ जो घटती है उसको मैं भूल जाता हूँ। इस कारण से, क्योंकि अगर उसको मैं याद रखूँगा तो फिर मैं कार्य नहीं कर पाऊँगा। तो जब भी उनके परिवार वाले आते थे तो वो इसी तरह कहते थे कि मतलब कि वो अपनी यहाँ की लोकल भाषा में कि तुमको क्या पड़ी है, अपने घर में नहीं कर सकते हो ये क्या? हम बोले कि सर, तो फिर उनको कन्विंस करने में 2 दिन 3 दिन लगता था, और नहीं भी होता था तो कभी कभी कुछ खिलाना पड़ता था कि जा रहे हैं खाना खाने, भूख लगा हुआ है तो मुझे खिलाइए या तो आप चल के मेरे से खा लीजिए। तो एक उनके साथ दोस्ताना माहौल में तैयार करने लग जाता था। तो ये खाना जो होता था, मतलब कि तो कोई तो मेरे से खाते नहीं थे, मैं सिर्फ कहता था उनको कि चलिए मेरे से खा लीजिए, मैं उनके घर में हूँ, तो वो मुझे ही खिलाते थे। और उस दौरान फिर अच्छी बातें होती थी, मगर ये अच्छी बातें जब होती थी उससे पहले बहुत कड़वी बातें होती थी, जो कि मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। तो फाइनली धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लगे उस चीज़ को अपनी औरतों के लिए लेने के लिए? हाँ, क्योंकि मैं फ्री भी देता था, और ये उनके लिए, उनको पहले महिलाओं को काउंसलिंग से पहले उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि ये जो इशू है ये महिलाओं के लिए नहीं है, पूरे परिवार के लिए। क्योंकि घर के किसी भी घर में महिलाओं की अगर स्वस्थ हैं तो पूरा घर स्वस्थ है, और महिला बीमार है तो पूरा घर परिवार क्योंकि खतरे में होता है। क्योंकि सारे भोजन का निर्माण वो करती हैं, सारा हाइजीन, साफ सफाई, सारा जिम्मा उन्हीं के पास है। और जो खुद ही अस्वस्थ है वो कैसे किसी को स्वस्थ आहार प्रदान कर सकता है, स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकता है? और ये चीज़ समझाने में आपको एक दोस्ताना माहौल बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते थे उनके साथ ये जरूरी नहीं है मैम, हफ्ते दिन भी लगते थे, क्योंकि कहीं कहीं हमारा कम्युनिकेशन गैप भी उनके साथ होता था कि वो हिंदी नहीं समझ पाते थे, इंग्लिश नहीं समझ पाते थे संथाल परगना में, तो वहाँ मुझे बहुत परेशानी आती थी, बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता था। प्रशांत जी, एक बात बताइए कि कितने समय तक आपने उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद की, और कब आपको ये एहसास हुआ कि मुझे इनकी मदद करने के लिए खुद भी पैसे अर्जित करने की ज़रूरत है? 2015 तक मैंने उनकी फ्री सेवा की। कौन से साल से कौन से साल? 2011 से 2015 तक, जिसमें लगभग मैंने 40,000 से ज़्यादा लोगों को कपड़े, सैनिटरी पैड मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 2015 में क्या आपको ये एहसास हुआ कि आपको खुद पैसों की ज़रूरत है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, कि कब तक आप कितने लोगों की ही मदद कर पाएंगे? नहीं, ये उन महिलाओं के अंदर से जिनके साथ मैं फैमिलियर हो चुका था, पारिवारिक तरीके से हो चुका था, उनको उनके साथ ये करने में, उनके साथ बात करने में, तो उन्होंने ही मुझे ये आवश्यकता पर ध्यान दिलाया कि सर आप तो ये मुझे दे रहे हैं,
कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लेकिन मुझे कब तक देंगे? कब तक देंगे और ये मैं कब तक लेती रहूँगी। तो गांव गाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ से कैसे आपकी गांव से गाड़ी निकली और कैसे गांव गाड़ी का जन्म हुआ, कैसे आपके माइंड में आया कि ऐसा कुछ करना है और गांव गाड़ी की तरफ आप अग्रसर हुए? गांव गाड़ी की तरफ मैं अग्रसर हुआ क्योंकि प्राकृतिक खेती की तरफ मैं किसानों को लाना चाहता था, और गाय जो कि अब हमारी विलुप्त हो चुकी है, भारतीय नस्ल की गाय। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि 1950 में एक रिसर्च है कि 1950 में हिंदुस्तान में लगभग 200 करोड़ देसी नस्ल की गाय थी। आज वो सिर्फ लगभग 2 करोड़ हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में। अगर हर किसान के घर में पहले 3 से 4 गाय बैल हुआ करती थी, वो भारतीय नस्ल की, अब हमारे किसानों के दरवाज़ों पर से गाय बैल जो भारतीय नस्ल की वो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, वो है ही नहीं। गांव गाड़ी का क्या कंसेप्ट है और कैसे ये मदद कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की? तो फिर मैं ये कहना कि आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम ये गांव में गाय के प्रति लोगों को जागरूक करने लगे तो उनको ये बताने लगे कि आप अगर देसी नस्ल की, क्योंकि अभी हाइब्रिड नस्ल की गाय जो कि विदेशी जर्सी गाय जिसे कहते हैं वो लोग रखते हैं सिर्फ दूध के लिए। मैं उनको जागरूक कर रहा हूँ कि आप दूध के लिए गाय ना रखें, गोबर और गौमूत्र के लिए गाय रखें। दूध जो है एक बोनस है जिसको हम अपना अमूल्य आर्थिक स्रोत मान रहे हैं, वो हम हर किसान के लिए एक बोनस के रूप में है, क्योंकि एक गाय 150 से 180 दिन ही दूध देती है, बाकी दिन वो प्रेग्नेंट रहती है, दूध देना बंद कर देती है। मगर एक गाय जब तक जीवित है तब तक वो गोबर और गौमूत्र देती है। तो आपका कहना है कि मेजर उत्पाद गोबर और गौमूत्र होता है और दूध जो है वो एक बोनस की तरह से होता है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ कैमरे पर ही बताना चाहूँगा कि मैं गोबर को 20,000 रुपये किलो तक बेचता हूँ। 20,000 रुपये किलो तक गोबर को मैं बेचता हूँ और लोग लाइन लगा कर खरीदते हैं। तो ये किस प्रकार से हो पाता है, कैसे आप ये कर पाते हैं? ये एक एंटी रेडिएशन मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है उसके लिए मैं एक एंटी रेडिएशन चिप बनाता हूँ जो कि हमारे मोबाइल में लगा हुआ है, और उससे लगभग 50% रेडिएशन जो कि मोबाइल से या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलते हैं उसको वो कम करती है। तो 1 किलो गोबर में वो 30,000 एंटी रेडिएशन चिप बनते हैं। इसका निर्माण आप किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, खुद से करते हैं या किसी की नहीं, मदद ये से? ग्रामीण महिलाओं को मैं प्रशिक्षण देता हूँ, क्योंकि लोगों के जीवन में बदलाव लाना मेरा उद्देश्य है। अगर मैं खुद ही काम करूँगा और खुद ही उत्पादन करूँगा तो मैं एक व्यापारी हो जाऊँगा। मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक समाज में बदलाव लाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो मैं महिलाओं को प्रशिक्षित करता हूँ, वो गाय के गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाती हैं, जैसे एंटी रेडिएशन चिप है, धूप है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जितने भी धूप बनाने वाली कंपनियां हैं वो कोई भी अपने पैकेट पे वो लिखती नहीं है कि ये किस चीज़ से बनी हुई है, क्योंकि उसमें वो केमिकल डाले हुए हैं फ्रेगनेंस के लिए, उसमें चारकोल है, सल्फर है अच्छे से जलने के लिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ग्रामीण महिलाएं जिनको हम प्रशिक्षित करते हैं, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र और औषधियों से जो वो धूप निर्मित करती हैं, उसमें वातावरण को शुद्ध करने, हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है और कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि बाजार के जो धूप जलते हैं वो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और कौन कौन से उत्पादों का निर्माण कर रही हैं ग्रामीण महिलाएं आपके गांव गाड़ी के माध्यम से? वो एंटी रेडिएशन वॉल हैंगिंग बना रही हैं, गोबर से दिए बना रही हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति बना रही हैं, डेकोरेटिव आइटम बना रही हैं, गमले बना रहे हैं, हम लोग वॉल घड़ी बना रहे हैं। इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण आप उन्हें खुद देते हैं या आपने किन्हीं को रखा हुआ है? नहीं, मैं प्रशिक्षण खुद ही देता हूँ और ये कार्य मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। आपने कहाँ से सीखा या आपने इसका ज्ञान कैसे अर्जित किया? इसका ज्ञान मैं तो आपको सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा मैंने खुद से ही रिसर्च करके ये सीखा। मैं चाहे गोबर से कुछ भी बनाने हो, हाँ, चिप बनाने हो, और कुछ लोगों को देख करके और फिर सिद्धार्थ जायसवाल सर के मार्गदर्शन में मैंने वो कार्य को ज़्यादा सफलता पूर्वक अमली जामा पहना पाया हूँ।
ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण की अगर बात आती है तो ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए तैयार करना या उन्हें यह कहना कि यह आपके लिए लाभकारी है, आप इसका हिस्सा बने, ये आप कैसे करते हैं? ये कार्य अब मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल शुरुआत के दिनों में काफ़ी होती थी। अब महिलाएं भी खुद जागरूक होकर के स्वयं से आती है, क्योंकि वो जब हमारे प्रोडक्ट को देखती हैं, उसके लाभ को देखती हैं, उसके निर्माण पद्धतियों को देखती हैं, जो कि निर्माण करते समय भी उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम या किसी तरह के स्वास्थ्य पर हानि ना होती है, तो वो खुद से आते हैं, क्योंकि ये उनके लिए घर का व्यवसाय है। एक गाय रख लिए तो एक परिवार के लिए वो अपने गोबर और गौमूत्र से पूरे मासिक खर्च दे सकती है। गौमूत्र से किस प्रकार के उत्पाद निर्माण कर रही हैं वो प्रशिक्षण के माध्यम से? गौमूत्र से, क्योंकि जो भी हम लोग ये उत्पाद बनाते हैं, गौ आधारित उद्योग जो भी स्थापित करते हैं, उसमें हम लोग गौमूत्र को मिलाते हैं। उसको गोबर को जब, क्योंकि वो गोबर जो होता है उसको सुखा करके पाउडर बनाते हैं। इसमें 3-4 साइकिल है कि ये सिर्फ एक गोबर है कि, तो ये 3-4 साइकिल है कि जिसमें कि लोगों को कमाने का मौका मिलता है। जो गाय पालक हैं वो गोबर दिए, तो अभी हम लोग 12 रुपये किलो गोबर खरीदते हैं उनसे, ताज़ा गोबर, जो कि सरकार भी छत्तीसगढ़ में 2 रुपये किलो खरीदती है। महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता विकास की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपने समाज में महिलाओं के कल्याण के लिए सोचा, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए काम करने का सोचा, काफी लंबे समय तक किया भी आपने, जिससे कि उनका एक विश्वास आपके प्रति डेवलप हो गया। यस मैम। आगे जाकर आपने उसी विश्वास को उनके सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल किया या उनके सशक्तिकरण के लिए कार्यरत किया। तो हम जानना चाहेंगे कि ये सामाजिक बदलाव लाने के लिए आप जो आगे बढ़े थे, समाज के लिए कार्य करते करते उद्यमशीलता का जो सफ़र हुआ, ये किस प्रकार से हुआ? उद्यमशीलता का विकास मेरे यहाँ पतरातू, रामगढ़ ज़िले में पतरातू में एक एनटीपीसी की प्लांट है। वहाँ पर श्री सत्य प्रकाश दुबे सर ने मुझे आर्थिक रूप से उनके CSR के तहत जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, ताकि मैं जो कि महिलाओं को फ्री में जो कार्य करता था उसके लिए धन भी इकट्ठा कर पाऊँ और महिलाओं को प्रशिक्षण उनके CSR के द्वारा दे करके उनको अच्छे तरीके से उद्योग से जोड़ पाऊँ। तो इसके लिए मैंने ग्रामीण महिलाओं का एक यूनिट बना करके उनका एक उद्योग भी स्थापित करवाया है। श्री नारी यारी एक उनका उद्योग है, जो कि ग्रामीण महिलाएं हैं जो कि 8वां पास 5वां पास या जो स्कूल नहीं गए उन सबों को मिला करके एक रामगढ़ में ही मैंने संगठन स्थापित करवाए, जो कि कंप्लीट उनके ही द्वारा संचालित और उनके ही द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। मैं सिर्फ उनको मेंटर कर रहा हूँ। नारी यारी को स्थापित करने से पहले बात आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने की, गांव गाड़ी को स्थापित करने की। जैसा कि हमने जाना कि शुरुआत में आप सामाजिक कार्य कर रहे थे, लेकिन आपको लगा और महिलाओं को भी लगा कि कब तक आप उनके लिए फ्री में करेंगे, तो उनका सशक्त होना आर्थिक रूप से बहुत आवश्यक है। तो किस प्रकार से आपने जाकर कंपनी रजिस्ट्रेशन और फिर आगे जाकर अपनी स्टार्टअप को एक फॉर्मेट दिया? सर्वप्रथम मैंने 2010 में एक हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था, देवराजे ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल सर्विसेज। मगर इसी जब मैं महिलाओं के लिए कार्य कर रहा था तो उस दौरान मुझे महिलाओं से ही बात करने में उनके लिए उद्यमिता के पर काम करने का एक विचार उन्होंने ही दिया था। तो उसके लिए फिर मैंने एक गांव गाड़ी स्टार्टअप का स्थापना की, जो कि महिलाओं के उद्यमिता विकास के लिए कार्य करती है और किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करती है और उनको प्रशिक्षित करती है। हम बात करें अगर आपके एनजीओ की, जो आपने शुरुआत में इस्टेब्लिश की, तो कहाँ से आइडिया आया कि एनजीओ इस्टेब्लिश करना है? एनजीओ इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना होता है, क्या नहीं, ये मार्गदर्शन कहाँ से मिला या खुद आपने रिसर्च किया और पता किया? समाज में कार्य करने के लिए मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कृष्णदेव ओझा जी ने बहुत ही प्रेरित बचपन से ही किया था कि कुछ अलग करने की जुनून उन्होंने ही भरा था मेरे अंदर। और जब मैं रिसर्च करने लगा तो मुझे मालूम चला कि एक सरकारी अगर कोई कार्य आप करते हैं तो एक रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए। तो वो संस्था का पता किया तो मुझे मालूम चला कि एक एनजीओ होती है। बस तो किस प्रकार से आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़े? तो एक एनजीओ होती है, मगर एनजीओ का उस समय मुझे फुल फॉर्म नहीं पता था।
मुझे पता चला तो मैंने एक यहीं पर हैं आलोक त्रिपाठी जी, जो कि वकील हैं यहाँ पर आपका रांची सिविल कोर्ट में। उन्होंने क्योंकि उनकी भी संस्था थी तो उनसे संपर्क में मैंने आया था, तो उन्होंने मुझे सारा मार्गदर्शन प्रदान किया था। प्रशांत जी, किसी भी संस्थान को या किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो फिलहाल में इसको एक सक्सेसफुल रेवेन्यू मॉडल के तौर पे आप किस तरीके से ला पा रहे हैं या किस तरीके से ला रहे हैं? जब मेरी मुलाकात 2017 में श्री सत्य प्रकाश दुबे जी से हुई थी, एनटीपीसी में वो मानव संसाधन विकास में एजीएम के पद पर कार्यरत थे, तो उन्होंने मेरे कार्य को बहुत नज़दीक से देखा था। लगभग 1 साल उन्होंने मुझे वॉच किया था। उसके बाद मेरे कार्य को जब उन्होंने देखा तो मुझे बुलाया और मुझे अपने एनटीपीसी में हमारे संस्थान को रजिस्टर्ड करा। और फिर हम लोग उनके जो CSR होते हैं, CSR जो होते हैं कंपनी सामाजिक दायित्व, मतलब CSR फंड्स आपके लिए एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो पा रहा है। yes. कितने लोगों को अभी आपने आत्मनिर्भरता से जोड़ा हुआ है या एक रोजगार के माध्यम से जोड़ा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? ये मैं आपको सिर्फ झारखंड के बताऊं, क्योंकि झारखंड बाहर अपने गांव गाड़ी के अंदर जितने भी लोग हैं जो आपके माध्यम से आत्मनिर्भरता से जुड़े हुए हैं, कुल मिलाकर कितने लोग हैं? देखिए, जैसे कि मैं अभी तक लगभग 350 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुका हूं और वो सफलता से अपना उद्योग स्थापित करके और अपने घर में ही वो कमा रही हैं। उनकी जैसा वो प्रशिक्षण या तो उनको कार्य का अनुभव होता है उस हिसाब से वो पैसे कमाती, मगर 5 से लेकर के 9,000 रुपये तक वो कमा लेती हैं। प्रशांत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। नमस्ते, आपका धन्यवाद मुझे निमंत्रित करने के लिए और पूरे दूरदर्शन टीम का।